Friends, hope you all are well and doing well. आज हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम एंड मीलिया की। तो होपफुली आप सबने लेक्चर्स लगा लिए होंगे। अब इसे हम रिवाइज करना शुरू करते हैं और इसकी रिवीजन में बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करवाऊंगा और परफेक्टली समझ आएगा आपको। इसे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ और विजुलाइज करो कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। जैसे हमने बुक पढ़ी, बुक में ऑर्गेनिजम्स के नाम आए, तो एग्जैक्टली वो कैसे दिखते हैं इस विजुअलाइजेशन में आपको सारा क्लियर होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर किंगडम एंड मीलिया। तो किंगडम एंड मीलिया में हमने ऑब्जर्व किया जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रोप है, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हम एनिमल बोल सकते हैं। अब इस केस में ह्यूमंस के अगर कैरेक्टर्स देखें तो ह्यूमंस मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रोप हैं, मतलब ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यूज कर रहे हैं, हम ग्लूकोज खा रहे हैं ना, ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन। तो इंजेस्टिव, हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, इंजेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। तो हम भी कौन सी किंगडम को बिलोंग करेंगे? एनिमिलिया को। और हमारे साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने देखा स्पॉन्जेस, हाइड्रा, फ्लैट वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, मोलस्क, ये भी सारे यही बेसिक फीचर शो करते हैं। दे ऑल आर मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रोप एंड शो इंजेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये बेसिक है एनिमिलिया का। तो हम इसके कैरेक्टर्स अब रिवाइज करने शुरू करेंगे, ध्यान से समझिए। तो इसमें हमने नोटिस किया किंगडम एनिमिलिया की इंट्रोडक्शन में देखिए आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। फ्रॉग नज़र आ रहा है, स्नेक नज़र आ रहा है, बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, एलिफेंट नज़र आ रहा है, लॉयन नज़र आ रहा है। ये अलग अलग तरह के एनिमल्स आपको दिखाए हैं भी जो मल्टी सेलुलर हैं और हेट्रोट्रोप हैं। तो अब फोटो में भी हमने काफ़ी एनिमल्स दिखाए हैं, बट अगर हम रियलिटी की बात करें 1.2 मिलियन एनिमल्स डिस्कवर्ड सो फार एंड क्लासिफाइड सो फार। हम 1.2 मिलियन स्पीशीज को तो हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, बट उनके काफ़ी करेक्टर्स हम डिस्कस कर जाएंगे। 1.2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे हम अलग अलग ग्रुप में ऐड करेंगे। तो इस केस में हम देखते हैं किंगडम एंड मीलिया, जिसे हमने डिवाइड किया है मेनली दो पार्ट्स में, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स तो हमें पता है जो ह्यूमंस हैं उनकी जो ये वाली साइड है, इस जिधर हमारी बेली है, जिधर हमारा पेट है, उस साइड को हम वेंट्रल साइड बोलते हैं और इसकी बैक साइड को हम डोर्सल साइड बोलते हैं। हमारी डोर्सल साइड से यहाँ पे कॉलम जा रही है, वर्टिब्रल कॉलम। ये जो वर्टिब्रल कॉलम जिन एनिमल्स में पाई जाती है उन्हें बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, जिनमें ये नहीं पाई जाती उन्हें बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। तो एनिमल्स विदाउट वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे एनिमल्स जो मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रोप्स हैं लेकिन उनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, उन्हें हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो देखिए इनवर्टिब्रेट्स में आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये एक शेल नजर आ रहा है। ये शेल में से जो स्नेल की बॉडी है ये बाहर आ रही है। सेकंड नंबर पे हमें एक ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, ठीक है, ये जेलीफिश है। बटरफ्लाई नजर आ रही है। ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो अंडरस्टूड सी बात होगी, इनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, दैट्स व्हाई दे आर इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स विदाउट वर्टिब्रल कॉलम। एनिमल्स विच पोजेस वर्टिब्रल कॉलम, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है उन्हें क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स। लॉयन हो गया, एलिफेंट हो गया, चिंपैंजी हो गया, पैरट हो गया। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट्स हैं। इनका मतलब इन सारे एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर वर्टिब्रेट्स। इवन जो फिश हैं इनमें भी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। अब हमारे सिलेबस में टोटल 10 मेजर इनवर्टिब्रेट्स फाइल हैं, तो हम अपने सिलेबस के ही डिस्कस करेंगे। इनमें हमने देखा सबसे पहले आ गया अपना पोरीफेरा, सेकंड आ गया निडेरिया, इसे सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं।
थर्ड नंबर पे हम नोटिस कर रहे हैं टिनोफोरा, फोर्थ नंबर पे प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेटीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, तो हेमिकोडेटा। तो ये सारे इनवर्टिब्रेट फाइल हैं, दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट फाइला। तो इससे एक चीज तो क्लियर होगी, इनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, दैट्स व्हाई दे आर इनवर्टिब्रेट फाइला। अब फाइलम वर्ड हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और फाइला वर्ड यूज करते हैं प्लूरल। अब इनमें जो इनवर्टिब्रेट फाइल हैं, तो इनमें सबसे पहला फाइलम है, हम डिस्कस करेंगे पोरीफेरा। अब जो इसका नाम सुजेस्ट कर रहा है पोरीफेरा, इसमें जो वर्ड आया पोरी, इसका मतलब है पोर, फेरा मीन्स बियरिंग, पोर बियरिंग एनिमल्स बिलोंग्स टू पोरीफेरा। अब देखिए इसमें जो हमें ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं, तो ये एक रियल स्पॉन्ज की फोटो है, जो मेरीन स्पॉन्ज है, हमें सी में नजर आ रही है। ये देखो, ये सी वाटर हो गया और इसमें ये नजर आ रही है हमें स्पॉन्ज। कितने ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, बट अपेरेंटली अगर देख के कोई ऑर्गेनिज्म बोले ये एनिमल्स हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन्हें देख के बोलना ये एनिमल्स हैं। ये भी एक स्पॉन्ज है। और इसके बाद हम अब नोटिस करेंगे पोरीफेरा सब किंगडम पैराजोआ में बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू सब किंगडम पैराजोआ। जो रॉबर्ट ग्रांट हैं, ही एस्टेब्लिश द फाइलम पोरीफेरा। जो रॉबर्ट ग्रांट हैं, उनकी फोटो दिखाता हूं मैं आपको, ये है रॉबर्ट ग्रांट, ही एस्टेब्लिश्ड द फाइलम पोरीफेरा। ये देखो, पोरस फेरस, पोर बियरिंग फॉर्म्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है, इन्हें बोलते हैं हम पोरीफेरा। तो कॉमनली जो वर्ड यूज किया जाता है वो स्पॉन्जीज है। पोरीफेरा के लिए वर्ड जो हमने कॉमनली यूज किया वो स्पॉन्जीज है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं सिंथेटिक स्पॉन्जीज। तो सिंथेटिक स्पॉन्जीज में अगर हम देखें वो सारी पोरस होती है, उनमें पोर्स होते हैं, तो इसलिए वो सिंथेटिक जो स्ट्रक्चर है उसे भी हम स्पॉन्ज बोल देते हैं। दे आर जनरली मेरीन एनिमल्स। जनरली मेरीन एनिमल्स का मतलब ये तो नहीं हुआ दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। इसका मतलब ये है कुछ फॉर्म्स ऐसी भी हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं, बट जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ये सी में, ये मेरीन है, बट फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। फैमिलीज पोटेमुलेपिडी एंड स्पॉन्जिडेली इंक्लूड्स फ्रेश वाटर स्पॉन्जीज। स्पॉन्जिला ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये देखिए, ये स्पॉन्जिल है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। आप बोल सकते हो सबसे पहला फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा। इसका मतलब इसमें मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स बिलोंग्स टू पोरीफेरा। और ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोप तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज इन्हें एनिमल्स की कैटेगरी से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये ससाइल एनिमल्स हैं। अब ये ससाइल का मतलब है इमोबाइल। ये जैसे हम मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन शो करते हैं, ये वैसे मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन शो नहीं करते, ये इमोबाइल है। ये ससाइल का मतलब है, दिस द मीनिंग ऑफ ससाइल। ये देखिए आप, ये स्पॉन्ज नजर आ रही है, ये ब्यूटीफुल स्पॉन्जेस नजर आ रही हैं हमें। सम एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड सम आर एसिमेट्रिकल। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, अब एनसीईआरटी ने लिखा है मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, मतलब जो इनकी बॉडी है उनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। मतलब अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में आप देखोगे हमारी बॉडी को दो इक्वल हाफ में काटा जा सकता है सेंटर से पास करते हुए। ऐसी सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। जो अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म है उनमें कोई डेफिनेट शेप नहीं है, आप सेंटर से पास होकर उनकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में काट नहीं सकते। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोल सकते हैं, एसिमेट्रिक। मतलब मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिक। इसका मतलब वही बात होगी, ऑल स्पॉन्जेस की बात नहीं चल रही, मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस की बात चल रही है। बट कुछ स्पॉन्जेस ऐसी भी होती है जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। देयर आर फ्यू स्पॉन्जेस विच हैव रेडियल सिमेट्री। ये देखिए, ये स्पॉन्जेस नजर आ रही हैं आपको, रेडियली सिमेट्रिकल। देखो रेडियल सिमेट्री नजर आ रही है, तो सेंटर से पास होके आप ऑर्गेनिज्म को
दो इक्वल हाफ में काट सकते हो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, किसी भी प्लेन में दो इक्वल हाफ में काटा जा सकता है। और मतलब एक सिलेंडर है, एक स्फेरिकल सिलेंडर है, एक स्फेरिकल सिलेंडर को आप यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, सेंटर से पास करके दो इक्वल प्लेन्स में काट सकते हो। तो दिस सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। अब सेकंड नंबर पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसे ना तो आप ऐसे काटोगे, अगर ऐसे काटोगे सेंटर से पास करते हुए दो इक्वल हाफ में कभी भी नहीं कटेगी ये, तो इसलिए हम बोल रहे हैं एसिमेट्रिक। और हमने क्या बोलना है, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिक, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है तो हम वैसे ही मान के चलेंगे। और इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं इनके बारे में, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब जो ऑर्गेनिज्म है वो है तो मल्टी सेलुलर, बट आप बोल सकते हो इसमें सेल आपस में एग्रीगेट हो गए हैं, सेल आपस में इकट्ठे तो हो गए लेकिन इकट्ठे होकर उन्होंने टिश्यू नहीं बनाया, इसलिए हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब cells comes together but they don't fuse to form tissue। इसका मतलब true tissues are absent in sponges। body wall is composed of two layers। अब हमने नोटिस किया बेसिक्स में जो एग है और स्पर्म है ये आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होके ये स्ट्रक्चर बना देंगे जाइगोट। जो जाइगोट है ये फर्दर डिवाइड होगा तो इससे ये दो सेल्स बन गए, इन सेल्स को हमने बोलना है ब्लास्टोमियर्स। अब ये 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे। तो जब ये 16 सेल स्टेज बन गई तो ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल बन जाएगी जिसे हम बोलते हैं मोरूला, विच लुक्स लाइक फ्रूट ऑफ मलबरी एंड दिस स्ट्रक्चर इज सॉलिड। जो मोरूला है ये क्या बनाएगा, ब्लास्टूला। हाउ ब्लास्टूला इज कैरेक्टराइज्ड, जब ब्लास्टूला बनेगा तो उसमें एक कैविटी बनेगी, ये बन गया ब्लास्टूला और इसमें कैविटी बन गई, इस कैविटी के अराउंड सेल्स पड़े हैं, तो ये कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला के बाद जो इसके सेल्स हैं ये अरेंज हो जाएंगे स्पॉन्जेस में, 2 लेयर्स में अरेंज होंगे। जो आउटर लेयर है ये एक्टोडर्म है, जो इनर लेयर है एंडोडर्म है। तो जिनमें 2 जर्म लेयर्स बनती हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब स्पॉन्जेस हैं इनमें 2 लेयर बनेंगी डेवलपमेंट के दौरान, दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। जो एक्टोडर्म है बाहर वाली लेयर, ये एक्टोडर्म बना देगी पिनेकोडर्म। जो इनर लेयर है कॉनोडर्म वो किससे बनेगी, एंडोडर्म से, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोडर्म। एंडोडर्म और ये जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म ने लेयर्स बनाई हैं, जो बाहर वाली लेयर है इसका नाम पिनेकोडर्म है, जो अंदर लेयर बनेगी कॉनोडर्म। अभी आपको दिखाता हूं मैं ये कैसी नजर आएंगी। सेपरेटेड बाय जिलेटिनस मैट्रिक्स कॉल्ड मीजोविल। और ये जो दोनों लेयर्स हैं पिनेकोडर्म और कॉनोडर्म, इनमें एक लेयर बन जाएगी, दैट लेयर इज नोन एज मीजोविल। यहां पे ये अगली डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं। लुक एट दिस डायग्राम। अब ये देखो ये स्पॉन्ज है, इस स्पॉन्ज को हमने काटा और इसके अंदर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखो ये स्पॉन्ज की मॉर्फोलॉजी नजर आ रही है, दिस द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पॉन्ज। और ये क्या नजर आ रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसे बोलेंगे एनाटमी, एनाटमी ऑफ स्पॉन्ज। इस एनाटमी में हमें देखो
क्या क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले ये बाहर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर, ये वाली जो नजर आ रही है, ये देखो ये वाली लेयर, ये वाली, दिस लेयर इज नोन एज पिनेकोडर्म। और ये जो अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये जो लेयर है इसे हम बोलते हैं क्वानोडर्म। अब बेसिकली जो ये पिनेकोडर्म और क्वानोडर्म है, इसमें अलग अलग तरह के सेल्स बड़े हैं। अब इन सेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, सबसे पहले जो पिनेकोडर्म और क्वानोडर्म के बीच में ये देखो मीजनकाइम भरा हुआ है, मीजोहिल भी बोल रहे हैं ना इसे। ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है हमें, दिस इज मीजोहिल और मीजनकाइम। तो इस केस में हमने नोटिस किया, जो ये सेंटर में मीजोहिल भरा हुआ है, ये नॉन सेलुलर है, ये सेल का नहीं बना हुआ, और ये जेली लाइक सब्सटेंस है, नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस में सेल्स पड़े हैं। अब जो ये बीच में सेल्स पड़े हैं, उनमें एक सेल पड़े हैं अमीबोसाइट्स। इसका मतलब अमीबोसाइट्स आर प्रेजेंट इन मीजोहिल लेयर, जो ये ब्लू कलर की नजर आ रही है। और उसके बाद जो इसकी ओपनिंग है, ये एक बड़ी ओपनिंग नजर आ रही है, इसे हम बोलते हैं ओस्कुलम। जो क्वानोडर्म है, अंदर वाली लेयर, जिसमें ये देखो घड़े जैसे सेल्स पड़े हैं, ये सेल्स नजर आ रहे हैं ना, लुक लाइक ये फ्लैजिलेटेड सेल्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये क्वानोडर्म लेयर में पड़े हैं, ये अंदर वाली लेयर में। तो इन्हें हम बोलते हैं क्वानोसाइट्स। और ये जो क्वानोसाइट्स हैं, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ स्पॉन्ज। ये सिर्फ आपको कहाँ पे नजर आएंगे? स्पॉन्जेस में। और उसके बाद ये तो एक बड़ा पोर है जो ऊपर की तरफ, जिसे हम ओस्कुलम बोल रहे हैं, ये वाला पोर। उसके अलावा इसमें छोटे छोटे पोर्स भी हैं। ये जो छोटे छोटे पोर हैं, इन्हें हम प्लूरल में ओस्टिया बोल देते हैं और सिंगुलर में ओस्टियम बोल देते हैं। ये देखो, ये छोटा सा एक पोर एनाटॉमिकली नजर आ रहा है हमें। ये देखो, ये यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये वाला पोर, लुक लाइक दिस। ये छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे, ये पूरी बॉडी में ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं ओस्टियम। और बहुत सारे हैं ये, इसलिए हमने टर्म यूज कर देनी है ओस्टिया। तो उसके बाद हमने नोटिस किया, ये जो पोर है, ये बाहर से अंदर की तरफ खुल रहा है। मतलब जो ये ओस्टियम है, ये जाके खुल कहाँ रहा है? एक और पर्टिकुलर सेल में, जिसका नाम है पोरोसाइट, मतलब पोर बियरिंग सेल। और उसके बाद हमें ये जेली लाइक सब्सटेंस नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर वाला, इसे हमने बोला मीजोहिल। और उसके बाद ये सेंटर में कैविटी नजर आ रही है, बीच में कैविटी नजर आ रही है, ये वाली कैविटी, दिस कैविटी। इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पोंजोसील। इसका मतलब सबसे पहले जो ओस्टियम है ओपनिंग, वो कहाँ पे खुली? पोरोसाइट में। जो पोरोसाइट है वो आगे कहाँ खुलेगा? केनाल सिस्टम में। ऐसे केनाल्स बनी हुई हैं, ये देखो, लाइक दिस केनाल्स। और ये केनाल्स कहाँ पे खुलेंगी? दिस केनाल्स विल ओपन इनटू स्पोंजोसील। इसका मतलब ओस्टिया से वाटर एंटर करेगा और ओस्कुलम से पानी बाहर आएगा। वाटर विल एंटर थ्रू पोरोसाइट, पोरोसाइट से पानी एंटर किया कहाँ पे आया? रेडियल केनाल, केनाल से पानी कहाँ गया? स्पोंजोसील, स्पोंजोसील से कहाँ गया? ओस्कुलम। और उसके बाद एक सेल्स और नजर आ रहे हैं हमें बाहर वाली लेयर में, जो इसकी आउटर कवरिंग बना रहे हैं, दीज आर नोन एज पिनेकोसाइट्स। ये छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, ओस्टियम। एक और एनाटॉमिकल डायग्राम है। इस एनाटॉमिकल डायग्राम में हमें नजर आ रही है, ये सबसे पहले देखो, इस केस में ये जो इनर कैविटी है, ये सेंट्रल कैविटी। तो उसके बाद हमने देखा जो पानी है वो एंटर कहाँ से कर रहा है? वाटर विल एंटर थ्रू ओस्टियम। ओस्टियम से पोरोसाइट में गया, पोरोसाइट से केनाल में गया, केनाल से कहाँ गया? सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी से कहाँ गया? ओस्कुलम से बाहर आ गया। तो उस केस में हमें इसकी वॉल नजर आ रही है। ये वॉल में देखो, ये बाहर वाले सेल्स हो गए, ये वाले पिनेकोडर्म। ये जो घड़े जैसे सेल्स पड़े हैं, क्वानोसाइट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये लेयर होगी क्वानोडर्म। दिस लेयर इज नोन एज क्वानोडर्म। ये अभी हमने पढ़ा, पिनेकोडर्म, जहां क्वानोसाइट्स पड़े हैं, क्वानोडर्म। और इन दोनों के बीच में मीजोहिल, जेली लाइक सब्सटेंस पड़ा है। और ये जेली लाइक सब्सटेंस में अलग अलग तरह के सेल्स पड़े हैं, जैसे देखो अमीबोसाइट्स। ये अमीबा जैसे होते हैं, इसलिए इन सेल्स का नाम क्या पड़ गया? अमीबोसाइट्स। दे लुक लाइक दिस।
और उसके बाद हमने देखा जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो कॉनोसाइट्स हैं, जो कॉनोडर्म में पड़े हैं। कॉनोसाइट्स को हम कोलर सेल्स भी बोल देते हैं। ये देखो घड़े जैसे सेल्स हैं और जिनमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट है। फ्लैजेलम सिंगुलर हो गया, फ्लैजेला प्लूरल हो गया। Sponges have water transport system और canal system that constantly conduct water। मतलब ये ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं। अब जब ये ऑर्गेनिज्म पानी में है तो पानी ओस्टिया से एंटर होता जा रहा है, ओस्कुलम से बाहर आता जा रहा है, और उस पानी में फूड भी पड़ा है, उस पानी में और भी बहुत कुछ पड़ा है। जो बेसिकली काम की चीज़ें हैं वो कॉनोसाइट्स हैं, जो अपने फ्लैजेला की हेल्प से ट्रैप कर लेते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे अब ये एक्सक्रीशन भी करेगा ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें रिलीज हो जाएंगे एंड दे विल एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू ओस्कुलम, जो बड़ा पोर है उससे बाहर आ जाएंगे। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया। और उसके बाद हम देखो इस डायग्राम में कैनाल सिस्टम बोल रहे हैं। जो कैनाल सिस्टम है इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक तो कॉनोसाइट्स हो गए, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ स्पॉन्ज, एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। तो इस केस में हमने नोटिस किया, ये देखो ये पोरोसाइट है, पोरोसाइट से जो पानी है वो आगे कैनाल सिस्टम में जाएगा, कैनाल सिस्टम से वो सेंट्रल कैविटी में आएगा और ओस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। और जो ये अंदरली तरफ लाइनिंग लगी हुई है कॉनोसाइट्स की, ये जो फूड मटेरियल है उसे ट्रैप कर लेंगे और उस फूड मटेरियल को कहाँ एंटर करवा देंगे, कॉनोसाइट में। Water enters through minute pores called ostia in the body wall into a central cavity known as spongiocele, from where it goes through the osculum। ठीक है, तो नॉन टेक्निकली आप बोल सकते हो 20 ऑर्गेनिज्म के तो बहुत सारे माउथ हैं। जो ओस्टी हैं वहां से पानी अंदर आ रहा है, फूड मटेरियल को साथ में लेके आ रहा है, और ओस्कुलम से पानी बाहर जा रहा है। तो आप नॉन टेक्निकली बोल सकते हो मैनी माउथ वन एनस ऑर्गेनिज्म। टेक्निकली ना इनमें माउथ होता है ना एनस होती है। कैनाल सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको +1 का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज हेल्पफुल इन गैदरिंग फूड, न्यूट्रिशन, फिल्टर फीडर्स। अब जो भी पानी से एंटर हो रहा है, जो फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें ट्रैप कर लिया जाएगा और बाकी पानी को आगे भेज दिया जाएगा, इसलिए इन्हें बोल रहे हैं फिल्टर फीडर्स। और ओट कैनाल सिस्टम किस में हेल्प कर रहा है? इट हेल्प्स इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब भाई जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी। रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, हमने बेसिक्स में पढ़ा। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन। अब भाई रेस्पिरेशन करेगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा और तरह के वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा, उन्हें बॉडी से एलिमिनेट करना है, एक्सक्रीशन। और ये एक्सक्रीट क्या करते हैं? दे एक्सक्रीट अमोनिया। ये देखिए न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंटर हुए ओस्टिया से, उसके बाद पोरोसाइट में गए, उसके बाद कैनाल सिस्टम में गए, कैनाल सिस्टम के बाद स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ओस्कुलम। ये देखो ओस्कुलम से जब पानी बाहर आया तो वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इसे बाहर ले आया, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कॉनोसाइट्स ने अपने फ्लैजेला की हेल्प से ट्रैप कर लिए। ये है जी अपना हाउ दे गेट नरिशमेंट। न्यूट्रिशन कैसी है? एनिमल जैसी, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब एनिमल लाइक, हमारी जैसी, इंजस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो फूड कैप्चर हुआ वो फूड गया कहाँ पे? वो फूड इसी सेल में, ये फूड पार्टिकल
जो क्वानोडर्म लेयर है उसमें ही क्वानोसाइट्स की लाइनिंग लगी हुई है। तो ये फूड पार्टिकल है जो ये एक फ्लैजिला की हेल्प से ट्रैप कर लिया जाएगा और ये फूड पार्टिकल कहाँ पे एंटर हो जाएगा, इनसाइड क्वानोसाइट, ये घड़े जैसे सेल में। तो इसका मतलब सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और इन कंट्रास्ट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो पहले हमारे में डाइजेशन कहाँ होती है, एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक ट्यूब है। तो इसका मतलब इस ट्यूब में डाइजेशन हो रही है एक्स्ट्रा सेलुलर। इसमें डाइजेशन कहाँ हो रही है, इनसाइड द सेल, इंट्रासेलुलर। रिजर्व फूड मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन थीसोसाइट्स। जो हमने नोटिस किया ना, इसमें जो बीच में मीजोहिल लेयर पड़ी है, यहाँ पे मीजोहिल लेयर पड़ी है ना, जो ये मीजोहिल लेयर है जिसमें अमीबोसाइट्स भी पड़े हैं, अमीबोसाइट्स के साथ एक सेल्स और पड़े हैं इसमें, इन्हें बोलते हैं थीसोसाइट्स। ये थीसोसाइट्स डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं और सेकंड नंबर पे ये रिजर्व फूड मटेरियल को अपने में स्टोर करते हैं। और किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है फूड, वेरी गुड, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एनिमल्स स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। भाई एनिमल पढ़ रहे हो ना, तो हमने पढ़ा है जो प्लांट्स हैं वो फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, और जो एनिमल्स हैं वो फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। Nerve cells and sensory cells are absent, and so they do not show much coordination between the functioning of various parts of body. अब देखो सेल्स आपस में इकट्ठे हो गए हैं, जब लाइफ स्टार्ट हुई तो वो एज ए सिंगल सेल स्टार्ट हुई। तो जो ये सेल्स हैं ये आपस में एग्रीगेट हो गए मिलियंस ऑफ ईयर्स में, जिससे स्पॉन्ज बनी। ये जो स्पॉन्जेस हैं इनमें बेसिकली आप देखोगे नर्व सेल, नर्वस सिस्टम तो बहुत बड़ी बात होती है, इनमें तो न्यूरॉन्स भी एब्सेंट हैं, इवन दे डोंट हैव न्यूरॉन्स। और बेदिमाग जानवर और दिमाग जिसका बनता है न्यूरॉन का, वो भी एब्सेंट है। कोई सेंसेशन नहीं है इनमें, क्योंकि सेंसरी सेल्स भी एब्सेंट है। जब नर्वस सिस्टम ही एब्सेंट है, न्यूरॉन ही एब्सेंट है, तो सेंसरी सेल्स भी एब्सेंट होंगे। सो दे डोंट शो कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। अब भाई जब नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स एब्सेंट हैं तो कोऑर्डिनेशन आपस में जो तालमेल होता है सेल्स में वो तो एब्सेंट होगा ही। अब जो हमने देखा है इनकी एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है उसे एक पर्टिकुलर फॉर्म देने के लिए कोई ना कोई स्केलेटल सिस्टम चाहिए। तो इनमें बेसिकली स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है जो स्पिक्यूल्स का बना हुआ है। स्पिक्यूल्स का मतलब कांटेनुमा स्ट्रक्चर। अब देखो हमने नोटिस किया ये स्पॉन्ज की बॉडी है, ये पिनेकोडर्म होगी, ये क्वानोडर्म होगी, ये बीच में जहाँ पे हम ग्रीन कलर भर रहे हैं ये मीजोहिल लेयर होगी, जेली लाइक नॉन सेलुलर, और इसमें सेल्स पड़े हैं अमीबोसाइट्स, थीसोसाइट्स, अमीबोसाइट्स हैं, ये डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे, और थीसोसाइट्स फूड को स्टोर करेंगे एज ग्लाइकोजन। तो इस केस में हमने नोटिस किया, अब इसकी जो डेफिनेट शेप है, इसे सपोर्ट भी तो प्रोवाइड करनी है। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आप देखोगे इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। जो इसकी बॉडी को एक डेफिनेट शेप दे रही है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये कलर क्लियर है, दिख रहा है ये कलर, स्पिक्यूल्स, कांटे, ठीक है। अब जो ये स्पिक्यूल्स हैं ये स्केलेटन बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज। और ये जो स्पिक्यूल्स हैं अलग अलग स्पॉन्जेस में, किसी में ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे और किसी में सिलिका के बने होंगे, सिलिका जैसे सैंड होगी।
ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल स्पॉन्ज नजर आ रही है हमें। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हर्मेफ्रोडाइट और मोनोशियस। मोनो का मतलब सिंगल, शियस का मतलब हाउस। तो अब हमने नोटिस किया जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये हर्मेफ्रोडाइट हैं। आपको याद होगा मैंने एक फंडा दिया था आपको, टीनोटेल्स हर्मा, टीनोफोरा, टेपवर्म, अर्थवर्म, लीच, लीवर फ्लूक, स्पॉन्जीज, दे ऑल आर हर्मेफ्रोडाइट। इस फंडे से आपको ये बात याद हो जाती है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और हर्मेफ्रोडाइट हैं। टीनोटेल्स हर्मा, टीनोफोरा, टेपवर्म, अर्थवर्म, लीवर फ्लूक, लीच, स्पॉन्जीज। स्पॉन्जीज तो आगे, दे आर हर्मेफ्रोडाइट। अब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से है, बडिंग से है। अब आप देखोगे एक स्पॉन्ज ग्रो हो रही है, जो स्पॉन्ज ग्रो हो रही है उसके एक एक्सोजिनस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी बॉडी में, ठीक है, इसे एक्सटर्नल बड बोलते हैं। और फ्रेगमेंटेशन भी, अगर इस ऑर्गेनिज्म के टुकड़े हो जाते हैं तो वो टुकड़े हैं जो अपने आप को रीजनरेट करेंगे और नई स्पॉन्ज बना देंगे। ये देखो फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बना रही है? गैमीट्स बना रही है। फर्टिलाइजेशन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलना है, मैंने आपको बताया था वो रिप्रोडक्शन जिसमें मियोसिस एंड सिनगैमी हो रही है, दैट रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस डिप्लॉइड सेल में होती है और हैप्लॉइड सेल बनाती है। सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और क्लीवेज हो रही है होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब मैंने बताया आपको लेक्चर्स में, जैसे ये जाइगोट है, जो ये जाइगोट है जब ये डिवाइड करेगा तो ये डिवाइड करके दो कंप्लीट सेल्स बना देगा, इसे बोलते हैं होलोब्लास्टिक। अगर ये इनकम्प्लीट सेल बनाता, ऐसे कंप्लीटली डिवाइड ना होते, तो आप बोलते हैं मीरोब्लास्टिक। इसमें कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, होलोब्लास्टिक। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब मैंने आपको लेक्चर्स में समझाया भी, जो ह्यूमंस हैं उनके जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, नियोनेट्स हैं, वो ह्यूमन से रिजेंबल करते हैं। जब जो बेबीज हैं वो अपने अडल्ट से रिजेंबल करते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। जब वो न्यूबॉर्न है वो अडल्ट से रिजेंबल नहीं करते तो उस डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पेरेन्काइमोला, ये स्ट्रक्चर दिखाई हुई है लार्वा की, पेरेन्काइमोला। ट्रिकीमिलिया, ये डायग्राम है। एम्फीब्लास्टुला, ये देखो डायग्राम है। मतलब लार्वल स्टेज ही एक ऐसी स्टेज है जो फ्रीली स्विम कर सकती है इन केस ऑफ स्पॉन्जेस, अदरवाइज स्पॉन्जेस आर सेसाइल, ये इमोबाइल हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है क्या स्पॉन्ज में कोई ऐसी स्टेज आती है जो मोबाइल है, आप बोलोगे यस, ओनली लार्वल स्टेज इज द मोबाइल स्टेज इन स्पॉन्जेस। इसका मतलब जो पानी एंटर हुआ स्पॉन्ज के अंदर, तो उस केस में जो वो पानी है उसमें स्पर्म्स भी हैं। वो स्पर्म्स हैं जो वो बेसिकली जो एग है जो स्पॉन्ज की बॉडी में पड़ा है उसके पास पहुंचेगा। स्पर्म और एग बॉडी के अंदर फ्यूज हुए, इसलिए हम इंटरनल डेवलपमेंट बोल रहे हैं। अगर स्पर्म भी रिलीज हो रहा होता, एग भी रिलीज हो रहा होता, वो पानी में फ्यूज होते, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट। मैंने इसे याद करने के लिए आपको एक फंडा भी दिया था, ठीक है, ट्राई टू रिकॉल दैट फंडा। पावर ऑफ रीजनरेशन इज वेल डेवलप्ड। अब हमें पता है जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं केपीसी ऑफ गस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इस केस में
आप बेसिकली जो स्पॉन्जेस हैं इन्हें इनके स्केलेटन के बेसिस पे, देखो मैंने बोला था जब भी आपको किसी चीज को क्लासीफाई करना है, इफ यू हैव टू क्लासीफाई योर क्लास देन यू कैन क्लासीफाई योर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। अगर आपने स्पॉन्जेस को क्लासीफाई करना है फर्दर 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया जा सकता है, और बेस क्या लोगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। कैलकेरिया, हेक्साटिनलिडा, डेमोस्पोंजिए। अब जो कैलकेरिया है, नाम बता रहा है कैलकेरिया, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। तो ये जो क्लास है कैलकेरिया, इसका मतलब जो इसका स्केलेटल सिस्टम है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज कैलकेरिया। दे लिव इन शैलो मैरीन वाटर्स, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, ऐसे पानी में पाई जाती है, मैरीन वाटर में पाई जाती है कैलकेरिया क्लास। और जो हेक्साटिनलिडा है, दे लिव इन डीपर पार्ट्स ऑफ सी, ये डीपर पार्ट्स में पाई जाती है। और डेमोस्पोंजिए, दे लिव इन बोथ मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, मतलब इसकी कुछ फॉर्म्स हैं मैरीन भी मिलेंगी, कुछ फॉर्म्स फ्रेश वाटर भी मिलेंगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं जो कैलकेरिया है, दे आर सोलिटरी और कॉलोनियल, मतलब हो सकता है ये अकेले भी हों। सोलिटरी का मतलब क्या हो गया? अकेले। कॉलोनियल का मतलब क्या हो गया? कॉलोनी बना के रहने वाले। और जो हेक्साटिनलिडा है ये सोलिटरी है, दे आर सोलिटरी, अकेले रहने वाले। सोलिटरी का मतलब अकेले रहने वाले। और हमने नोटिस किया जो डेमोस्पोंजी हैं दे आर कॉलोनियल, ये कॉलोनी में ही मिलेंगे आपको। कैलकेरिया की बॉडी स्ट्रक्चर काफी सिंपल होती है, जो हेक्साटिनलिडा है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, तो डेमोस्पोंजिया की बॉडी स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है। कैलकेरिया में जैसे मैंने बताया, देखो कैलकेरिया से आवाज आ रही है ना, कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल्स आर कैलकेरियस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं। हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6 होता है, हेक्साटिनलिडा। स्पिक्यूल्स आर 6 रेड, इसका मतलब जो स्पिक्यूल होगा उसकी शेप ऐसी है, उसमें 6 रेज बनी होंगी। ये देखिए 6 रेज बन गई ना, ये 6 रेड है। एंड सिलिशियस, मतलब सिलिका के बने हुए हैं, सैंड के बने हुए हैं। डेमोस्पोंजिए, इनका स्केलेटल सिस्टम भी सिलिका के स्पिक्यूल्स का बना हुआ है, बट अदर देन 6 रेड, मतलब जैसे इसमें 6 रेज हैं, इसमें 6 रेज के अलावा कोई भी फॉर्म होगी बट 6 रेज नहीं होंगी। और इनमें एक फाइबर पाए जाते हैं, दिस फाइबर्स आर नोन एज स्पॉन्जिन फाइबर्स। Skeletal system consists of siliceous spicules other than 6 rayed or spongin fibers or both, और skeletal system may be absent, और ये भी हो सकता है कुछ फॉर्म्स ऐसी भी होंगी जिनमें skeletal system absent होगा। और कैलकेरिया में ये देखो आ गया, spicules are made up of calcium carbonate। जब भी आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है, सब्जेक्टिव पार्ट में अब आपको इलेबोरेट करना पड़ता है। देखो कैलकेरिया आवाज ही सुजेस्ट कर रही है भी, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का वो बना हुआ है, हमने एक जगह लिख दिया दिस इज कैलकेरियस, अगली जगह लिख दिया स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पॉइंट्स बढ़ गए ना, 5 हो गए। स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ग्लास या सिलिका भी बोल सकते हो। और इसके स्पिक्यूल्स हैं ये भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने हुए हैं। अब हमें इसकी मेनली एग्जांपल्स देखनी है। कैलकेरिया, इसमें एग्जांपल आ गई स्काइन, जिसे हम स्काइफा भी बोलते हैं, स्काइन इज आल्सो नोन एज स्काइफा। सेकंड एग्जांपल आ गई ल्यूकोसोलिनिया, थर्ड आ गई ग्रेनिटिया। हेक्साटिनलिडा, एग्जांपल्स यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को हम वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। हाइलोनिमा, इसे ग्लास रोप स्पॉन्ज भी बोलते हैं, हाइलोनिमा इज आल्सो नोन एज ग्लास रोप स्पॉन्ज। अब जो वर्ड है हाइलो, ये वर्ड है हाइलिन से, हाइलिन जिसका मतलब होता है ग्लासी। ये वर्ड काफी जगह आएगा, आगे भी पढ़ोगे ना, एनिमल टिश्यूज पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियो पढ़ोगे, वहां पे वर्ड बार बार आएगा, हाइलिन, हाइलो। नीमा का मतलब होता है थ्रेड,
ठीक है, देखो ग्लास रोप स्पॉन्ज। और डेमो स्पॉन्जी की एग्जांपल आ गई स्पॉन्जिला। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, देन योर आंसर इज स्पॉन्जिला एंड इट बिलोंग्स टू क्लास डेमोस्पोंजिए। डेमोस्पोंजिए को हम डेस्मोस्पोंजिए भी बोल देते हैं, कई जगह डेस्मोस्पोंजिए लिखा भी मिलेगा। और यूस्पोंजिया, इसे बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। बाथ स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, इसमें स्पिक्यूल्स नहीं होते। अब देखो कोई स्पॉन्ज है जिससे एक इंसान बात कर रहा है, अगर उसमें स्पिक्यूल्स होंगे वो तो कांटे जैसी स्ट्रक्चर है, स्किन को छील देगा। तो बेसिकली क्या करते हैं, जो यूज स्पॉन्जी है इसे सूखने के लिए रख देते हैं। तो जब इसे सूखने के लिए रखते हैं तो उस केस में इसमें जो स्पॉन्जिन बचता है वो स्पॉन्जिन है, विदाउट स्पिक्यूल्स है, तो उस केस में आप इसे बाथिंग के टाइम यूज कर सकते हो। और उसके बाद आ गई कैलिना, इट इज डेड मैन्स फिंगर। यही पार्ट है, इसे लिख लिख के याद करना पड़ेगा। देखो भाई, जितनी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दी हुई हैं दैट शुड बी ऑन योर टिप्स। सबसे पहले तो वो टिप्स पे ले आओ, धीरे धीरे ये भी टिप्स पे आ जाएंगे। अब जो हमने पढ़ा है, ठीक है, वो हमें कितना समझ आया, लेट्स सी। द टर्म पोरिफराइज क्वाइंड बाय। अब देखो मैंने चॉइसेस नहीं दी, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो? अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो बिना चॉइसेस देखे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। बट कई बार क्या है, रॉबर्ट ग्रांट, चॉइस देख के याद आता है हाँ यार ये है, ठीक है, बट उसमें कंफ्यूजन होने की गुंजाइश पैदा होगी। आने वाले टाइम में आप रियलाइज करोगे, आप भूलना शुरू कर दोगे। अब देखिए, रॉबर्ट ग्रांट, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक। अब हमें पता है इसका आंसर क्या है, रॉबर्ट ग्रांट। इनकी फोटो भी तभी दिखाई थी ताकि आप रिकॉल कर सको, ठीक है। वो जो इंसान की फोटो देखी थी वो कौन था, रॉबर्ट ग्रांट। क्या नाम है यार, ग्रांट, है ना, जैसे कोई ग्रांट मिलनी हो, ठीक है। मिलनी किसको है, स्पॉन्जीज को। रॉबर्ट ग्रांट। अब ये नाम सुने हुए हैं, लुई पास्चर। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एडवर्ड जेनर, ये है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। आजकल ये जो ब्रांच है इम्यूनोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बनी हुई है। ध्यान से देखो, हर एक आदमी कह रहा है कोविड-19 की वैक्सीन कब आएगी। तो उसकी वैक्सीन पे जो वर्कआउट करने वाले लोग हैं वो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, दे आर इम्यूनोलॉजिस्ट। इसकी बात भी हम डिटेल में करेंगे। रॉबर्ट हुक सुना हुआ है, सेल के साथ रिलेटेड है, ही इज रिलेटेड विद सेल, ठीक है। ही कॉइंड द टर्म सेल। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन स्पॉन्जेस इज फोटोट्रोपिक। क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं? फोटो इज द लाइट, नहीं, ये तो एनिमल्स हैं। कीमोट्रोपिक, कीमो का मतलब केमिकल, कीमोट्रोपिक, हाँ कीमोट्रोपिक, कीमो का मतलब केमिकल, ट्रोपिक का मतलब ग्रोथ टुवर्ड्स केमिकल। होलोजोइक, सेप्रोजोइक। अब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन शो कर रहा है ये, एनिमल लाइक होलोजोइक। जोई वर्ड जो है ये एनिमल के लिए यूज किया जाता है। होलो का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक, जो डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर रहे हैं, जैसे फंगस होगी वो डेड डिकेइंग मैटर पे मोस्टली ग्रो करती है, वो सेप्रोजोइक होगी, या सेप्रोफिटिक भी बोल सकते हो। इन द क्लास कैलकेरिया, स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ, नाम सुजेस्ट कर रहा है कैलकेरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिशियस, कैलकेरियस, स्पॉन्जिन फाइबर्स, लिग्निन। अब भाई लिग्निन तो सिर्फ पाए ही प्लांट्स में जाता है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब कैलकेरिया वर्ड से सीधी आवाज आ रही है, ये तो चॉइसेस ही साफ है, कैलकेरियस। स्पॉन्जिन फाइबर्स तो क्लियर हो गया आपको, जो बाथ स्पॉन्ज में बचते हैं जब उसे सुखा लेते हैं।
एग्जाम्पल फॉर क्लास डेमोस्पोंजिए, हाइलोनीमा, ग्रेंटिया, यूस्पोंजिया, साइकन। देन योर आंसर इज डेमोस्पोंजिया में आ गई यूस्पोंजिया। लो जी, होप आपने एंजॉय किया होगा रिवीजन सेशन किंगडम एनिमिलिया का। अब ऐसे ही हम रिवीजन करेंगे सारे एनिमिलिया के भी, ठीक है। बट पेशेंटली पढ़ो, मतलब देखो यार, सीधी सी बात है, अगर आपको इस टाइम घर में बैठना ही पड़ रहा है, आपकी एक इनएविटेबल कंडीशन बन गई है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो यार ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम, ताकि जब बेसिकली हम फ्री हों, हम बाहर जाने के काबिल बने, तो हम इंजॉय भी कर सकें। ऐसा ना हो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ेगा। बेटा ट्राई टू एंजॉय लेक्चर्स। जो मैंने क्लासरूम के लेक्चर्स आपको दिए हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स। एक एक डायग्राम कैसे बन रही है, एक एक चीज़ कहाँ पे पड़ी है, मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बेस्ट वे में समझाई है। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपकी भी। जो बंदे वहाँ पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे, दोबारा करो यार, हम दोबारा करेंगे, हम तब तक करेंगे जब तक होगा नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगला लेक्चर कल देखते हैं, बट ट्राई टू फोकस ऑन योर क्लासरूम लेक्चर्स, दे आर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स। वो लेक्चर्स पढ़ के यार कोई एम्स क्लियर कर गया, कोई मौलाना आजाद दिल्ली में पहुंच गया, कोई मेडिकल कॉलेज पटियाला में आ गया, हजारों लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं। आप भी कोशिश करो इन चीज़ों को समझने की। देखो, समझने की कोशिश करोगे तब समझ आएगा। ट्राई टू फोकस, कुछ टाइम लगाओ उस पर, ट्राई टू इन्वेस्ट टाइम, ठीक है। 50% बायो है, ये टाइम तो कंज्यूम करेगी आपका, ठीक है। 360 मार्क्स का पेपर आपका बायो से आएगा। ओके।